अस्सलामुअलैकुम। Assalamualaikum and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. गुड मॉर्निंग भाई। कोई मदद नहीं करता भाई, जब आप परेशान होते हैं कोई मदद नहीं करता आपकी। आप मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, कोई नहीं करता। देखिए हम तो आवाज दे रहे थे आपके लिए। नहीं, हम मदद करने वाले हैं। क्या हाल है? मोटिवेशनल मंडे है आज। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ और लोगों तक खबरें पहुँचाने के लिए, लोगों तक एंटरटेनमेंट और सारी चीजें पहुँचाने के लिए मोटिवेटेड है। हम दोनों होते हैं हमेशा। भाई तो वीक का आगाज है तो एनर्जेटिक जो आगाज है वही होना चाहिए। आज की अच्छी बात जल्दी से करते हैं। कीजिए, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात ये है कि सखावत करें लेकिन फजूल खर्ची ना करें, स्पेंड थ्रिफ्ट ना हो, सोच समझ के। क्योंकि आजकल के हालात, आप ये सोचें ज़ुहैब कि अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा है तो अगला जो खड़ा हुआ है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ये बैलेंस रखने वाली बात है, यानी किफायत शुआरी इख्तियार करें लेकिन बखील मत बने। बिल्कुल, तो ये एक बैलेंस मेंटेन रखना है आपने। और वही कहते हैं ना कि आप सखावत करें, ठीक है, आप लोगों तक पहुंचाए लो, लेकिन अपने लिए भी अपनी जो ज़रूरियात के मुताबिक आपके पास जो कुछ होना चाहिए वो ज़रूर रखें और उसका सोचें ज़रूर, क्योंकि बाद में फिर परेशानी से बचने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर ये है कि आप अपने खुद। बिल्कुल। अच्छा, पता है बेस्ट होता है आप एनवेलप्स बना लें शुरू में ही कि भाई ये फाइनेंस है, ये बिल्स है, ये सेविंग्स है। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड हमारा आज का वर्ड है जो है म्याना रवि। म्याना रवि, बिल्कुल। म्याना रवि इख्तियार कीजिए, ये कहते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये मॉडरेट होना है हर चीज़ में। फारसी ज़बान का जनाब ये लफ्ज़ है म्याना रवि, और अरबी में इसको एतदाल भी कहते हैं। और इसका मफहूम जो है म्याना रवि के लफ्ज़ी मानी जो है वो दरमियानी रविश, यानी दरमियाना रास्ता, बैलेंस, वो जो हम बात कर रहे थे। तो इसका मफहूम यह है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात दरमियानी राह उसमें इख्तियार की जाए, बैलेंस के साथ। यानी एक्सट्रीम क्या अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कहीं, या फिर पॉलिटिक्स की हम बात करें तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से आना मुश्किल होता है और वो तरीक़ाकार जो है सही नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसे करें जिससे आप वापस आ सकें और फिर वापस जा सकें। बिल्कुल, तो एक सेंटर ग्राउंड, बिल्कुल ऐसे। और ये थोड़ा सा है मुश्किल काम वैसे, तो इसको इख्तियार करने की कोशिश करें। अब हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहली सबसे अहम तरीन खबर हमारी क्या है, वो सबको पता होगी कि क्या है। वो ये है कि जनाब सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई है हुकूमत। और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी भी दी गई। काफ़ी लेट ये इजलास हुए और काफ़ी वक्त भी तब्दील किया गया, लेकिन पहले सेनेट से ये पास हुई और सेनेट में 65 अरकान ने वोट दिया इसके हक़ में। और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास तो बहुत ही देर हो गया और तकरीबन रात भर लोग जागते रहे, कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई देखते रहे, हम सभी देख रहे थे। तो जनाब 12 अरकान ने इसमें मुखालफत में वोट दिया कौमी असम्बली में। बाद में अपोजिशन अरकान बाइकआउट करके ऐवान से बाहर भी चले गए। ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे, ताहम 225 अरकान ने वोट दिया। तो कुछ मुनरिफीन भी हैं जिन्होंने हुकूमत को वोट दिया इसमें। 225 अरकान, एक ज्यादा उन्हें वोट मिल गया इसमें। तो कहाँ वो कि मिल ही नहीं रहा था और कहाँ ये कि एक एक्स्ट्रा मिल गया। तो जनाब 2/3 मेजोरिटी से ये आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। 25 से पहले 26 आ गई है, ये जो हम आपको बता रहे थे, तो 26 आ चुकी है जनाब। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने असम्बली इजलास में भी जो खिताब भी किया, वो काफ़ी उन्होंने इस पर शुबात का इजहार भी किया, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और उन्होंने एहतजाज और बाइकआउट का भी उन्होंने फैसला किया। ऐवान में सदर सेक्रेटरीट के मुताबिक आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत आज दस्तखत करेंगे और इसका भी वक्त तब्दील किया गया 6:30 बजे से फिर 8 बजे। और ये कहा जा रहा है कि जनाब आज ही के दिन में सदर मुमलिकत इस पर 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर देंगे। तो 26वीं आईनी तरमीम की शिक़ें क्या है, ये तो आगे चलकर बात होती रहेगी। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है कि जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल किया और उन्होंने खिताब में कहा कि मुल्क में लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के जरिए लोगों को इंसाफ मिलेगा। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल हो गया है। साबित हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम होनी भी चाहिए। सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, क्योंकि अवामी नुमाइंदे इलेक्ट होकर आते हैं यहाँ और अवाम की जितनी भी मसाइल हैं वो उधर ही हम सुनते हैं। जी, तो जितनी बाइख्तियार पार्लियामेंट होगी उतना ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। इसी वजह से ये आईनी तरमीम भी की गई है। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि जनाब अब मुख्तलिफ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आमीनियत की कामयाबी में अदालत का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। बिलावल भुट्टो खुलकर बोल पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बात की और अब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनाब आमीनियत की कामयाबी में अदालत का किरदार
सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। और उन्होंने कहा कि हम कुर्बानियाँ देकर आमिर को भगाते हैं तो अदलिया आइन और कानून अदलिया को याद आ जाता है, यानी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आमिरियत का दौर ख़त्म हो, लेकिन अदलिया रेस्क्यू करने आ जाती है। वो हिस्ट्री का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म में भी सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदालत ने दी। उस दौर की वो बात कर रहे थे जो लोग पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और इफ्तिखार चौधरी और ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी ने तो रिवॉल्ट किया और उन्होंने इनकार कर दिया और फिर खड़े हो गए, लेकिन उससे पहले वैलिडेट करने वाले भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुशर्रफ ने राज किया और अदालत ने उसकी इजाज़त दी उन्हें। अपोजिशन के दोस्त काला सांप, जहर और दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। उसने कई वज़ीर वज़राए आज़म को फारिग किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी का केस आपके सामने ही है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का केस आपके सामने ही है। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, वो याद होगा आपको यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस तरीके से हटाया गया था ओहदे से। तो जनाब उन्होंने कहा कि ये हमें बहुत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी और आज हम कामयाब हो गए हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट जितनी बाख्तियार होगी उतना ही ये अच्छा होगा। मौलाना फजल रहमान ने उनका साथ दिया है, उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो ये हमारी तीसरी टॉप स्टोरी। अब आते हैं रिएक्शंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्शन इस पर दे रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है, ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। ऐवान में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। उन्होंने अपनी तनकीद का रुख जो है, तोपों का रुख हुकूमत की जानिब उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की है, हम मजम्मत करते हैं। ऐवान इस वक्त तरमीम नहीं कर सकती जब तक रिजर्व सीट्स पूरी ना, ये उनका पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जब तक रिजर्व सीट्स पूरी ना हो और वो रिजर्व सीट्स ना आ जाए तो ऐवान में उस वक्त तक तरमीम नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो खुलकर उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया। इस बात पे किया है कि बहुत ऑब्जेक्शनल बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि भाई बड़ी हमने कोशिश की है और 1 महीने की जद्दोजहद के बाद हमने ये आइन में तरमीम की है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जो कुछ करने की कोशिश की जा रही थी हमने उसके आगे रुकावट बने, और अब ये जो तरमीम है इसमें आइन और कानून की फतह है और ये पार्लियामेंट की फतह है। तो मौलाना फजल रहमान ने भी इसकी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि आज बानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करता हूँ। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम नहीं होने दिया है। और जुडिशरी पर भी उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश ना करें, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो किसी एक जज की बात उनसे ना की जाए। तो ये जनाब हमारी टॉप स्टोरी हो गई जनाब। बिल्कुल जी। अब थोड़ा सऊदी अरेबिया की तरफ रुख करते हैं। सऊदी अरेबिया में 21,971 इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक मोर देन 13,000 पीपल अकामा लॉज की वायलेशन में, जबकि 5,000 बॉर्डर लॉज और मोर देन 3,300 अफराद लेबर लॉ वायलेशन की खिलाफ वर्जी में इन्वॉल्व थे। इलीगल एंट्री की कोशिश पर 1421 पीपल इलीगल कंट्री से बाहर जाते हुए, उसमें 53 अफराद अरेस्ट हुए और इनको सहूलत फराम करने वाले 18 अफराद अरेस्ट किए गए। तो हमने देखा है सऊदी अरेबिया में बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, पाकिस्तान से भी जाते हैं और इसीलिए इसकी वजह से इमिग्रेशन पे बड़े सख्त उन्होंने बिल्कुल, और वहाँ पे भी हम देखते हैं सऊदी लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बड़े मसले होते हैं। बिल्कुल जी। अब ज़रा मौसम की बात करते हैं। कराची के मौसम वैसे भी काफ़ी गर्म है। मेट ऑफिस ने बोला है कि नेक्स्ट वीक में मौसम गर्म रहने की प्रेडिक्शंस है की जा रही हैं। मेट ऑफिस के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मेट डिपार्टमेंट सजावल, उमरकोट और थरपारकर समेत सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो मतलब आप समझ जाएं कि अभी गर्मी यही है जो आप वो सर्दियों वाले कपड़े निकालने लग गए हैं उनको वापस बक्से में बंद कर दें, स्पेशली ऑल द कराची। मैंने कहा चले जी सूट्स वगैरह निकाल लें थोड़े सर्दियों के। जी हमें खबर आई थी। कोई चांस नहीं। तो कब तक आएगी भाई? मेट ऑफिस से हम राब्ता करेंगे भाई, आज भी कोशिश करेंगे कि आ जाए हमारे साथ और बताएं कि भाई सर्दी कब आ रही है। नवंबर एंड दिसंबर इज सर्दी टाइम, बट नवंबर मतलब लाहौर में तो अभी से शुरू हो गई है। अच्छा वैसे ये मैंने देखा है कि आप जिसके मुंतजिर हो, जिसका इंतजार हो, आपको वो चीज़ नहीं आती। तो
तो आप मत करें ना इंतजार। आप मत करें, जल्दी आ जाएगी। दिल सब चाह रहा है आपकी ना? वजह से हो रहा है। दिल की वजह से ये हो रहा है। गर्मियां हमारी आपकी वजह से हो रही है। अच्छा ठीक है। जबरदस्त जी। अब थोड़ी पॉलिटिक्स पे हम बात कर लें। पॉलिटिक्स आप अच्छा इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे। जी, तो इस्लामाबाद का रुख हमने जरूर करना है क्योंकि अब देखें ये आईनी तरमीम तो पास हो गई और बड़ा लेट नाइट ये सब कुछ हुआ। सेनेट का इजलास हुआ और उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास हुआ इस्लामाबाद में। अब ये जो आईनी तरमीम पास हो गई है इसमें सदर मुमलिकत दस्तखत करेंगे और इज़हार तशक्कुर तो किया जाएगा तमामी जमातें जिन्होंने पास किया क्योंकि उनकी अचीवमेंट है। बहरहाल ये तो अब इस आईनी तरमीम में जो कुछ किया गया है, मुर्तज़ा राय हमारे साथ है जी जी, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा राय। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जी मुर्तज़ा बताइएगा इस्लामाबाद के हालात क्या हैं, क्या आपको लग रहा है साइनिंग के बाद क्या तवक्को रखते हैं? आज बिल्कुल आप जिस तरह जानते हैं कि एक गैर मामूली इजलास आपको कौमी असम्बली का नजर आया और सुबह के औकात में भी कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था जो कि रात को शुरू हुआ था और उसमें 2/3 अक्सरियत के साथ इन तरमीम की मंजूरी दी गई है और उसके बाद फौरी तौर पर सदर ममलिकत ने दस्तखत भी करने थे। एक तकरीब भी होनी थी ईवान सदर में, लेकिन वो तकरीब अभी नहीं हो सकी और उसका वक्त तब्दील कर दिया गया। पहले हमें यह भी पता चला कि उस तकरीब के लिए बाकायदा तौर पर दावतनामे भी भेजे गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे मुलतवी किया गया और किसी भी वक्त ईवान सदर में वो तकरीब हो सकती है। और हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि उस तकरीब में अरकान असम्बली भी शामिल होंगे। तो इस तकरीब के बाद बाकायदा तौर पर ये एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा और आईने पाकिस्तान का यह हिस्सा बन जाएगा और उसके मुताबिक फिर अगला जो प्रोसेस है वो फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं। तो उस हवाले से जो पहली बार ये प्रोसेस होगा वो 3 दिन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी जो लिस्ट है वो हुकूमत को फराहम करेंगे, बल्कि वो उस कमेटी को फराहम करेंगे जो पार्लिमानी कमेटी होगी और वो फौरी तौर पर एक जज को नामजद करेंगे और उस वजीर आजम को एडवाइस करेंगे और फिर वजीर आजम सदर ममलिकत को एडवाइस करेंगे। तो 25 अक्टूबर से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब भी किया जाना है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अभी इस आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद एक दफा सुकून हो गया है, जो हमें हालचल आम तौर पे नजर आती है वो इस वक्त तो नहीं है। अच्छा देखिए मुर्तज़ा, ये ना कि एक तूफान से पहले की खामोशी होती है, एक तूफान के बाद की भी होती है खामोशी, तो ये कौन सी वाली खामोशी नजर आ रही है आपको? फजा क्या कह रही है? ये तूफान से पहले वाली खामोशी नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ आप ये आवाज़ें भी सुन रहे हैं कि कुछ वकला जो हैं वो सरगर्म हो रहे हैं और वकला तहरीक की बातें हो रही हैं और अपोजिशन इसको बार बार इसका जिक्र भी कर रही है कि अब वकला तहरीक एक जन्म लेगी और उसके बाद बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनका हमें सामना करना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन हुकूमत ये मार्का मारने में कामयाब हो चुकी है और जो हुकूमती इत्तेहाद की ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है और 2/3 अक्सरियत के साथ ये तरमीम। और कब तक तकरीब होगी प्रेसिडेंसी में, कब तक साइनिंग, कब तक हो जाएगी तकरीब मुमकिन तौर पर? अच्छा, इस हवाले से जो पहले हमें वक्त मालूम हुआ था वो 8:30 बजे का था, उसके बाद फिर उसको कम किया गया। जैसे इजलास कौमी असम्बली का ख़त्म हुआ तो फौरी तौर पर उसको 6 बजे करने का प्लान सामने आया था और उस हवाले से दावतनामे भी भेजे जा चुके थे, लेकिन उसको फिर कुछ रीजंस पे उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब वो किसी भी वक्त हो सकती है, अभी कन्फर्म उसका वक्त हमें नहीं बताया गया है, लेकिन तकरीब आज ही होगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मुतवक्के है वफाकी वज़रा की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से? आज जैसे आपने देखा कि परसों का दिन इस हवाले से बड़ा अहम था। एक ही दिन के अंदर 11 मुलाकातें हुई, उसमें से 7 से 8 जो मुलाकातें थी वो मौलाना फजल रहमान के साथ हुई और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद मीडिया टॉक्स। और आज भी यही मुतवक्के है कि जिस तरह कल बार बार जो वफाकी वज़रा हैं वो पार्लियामेंट के बाहर ही वहाँ पर जो मीडिया सेंटर है वहाँ पर बार बार आके वो टॉक्स कर रहे थे, तो आज भी इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब सदर ममलिकत इसकी मंजूरी दे देंगे तो उसके बाद वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और अपोजिशन की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन क्योंकि सारे जितने भी MNAs थे जो इस इजलास में शरीक थे वो काफ़ी अब थक चुके हैं, तकरीबन 12 से 14 घंटे लगातार उन्होंने वर्क किया और वो जागते रहे और उसके बाद उम्मीद यही है कि दोपहर के बाद ही हमें मुर्तज़ा राय हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुताल्लिक़ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आज ही अभी वक्त नहीं दिया गया है, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस पर
साइन करेंगे। और ये आइन कैसा बिल्कुल हो जी, जाएगा। हमें ज्वाइन किया है नैयर बुखारी ने, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नैयर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नहीं साहब, ये कहिएगा, अब ये आईनी तरमीम तो हो गई है, आइन का हिस्सा ये हो जाएगी, लेकिन मुमकिन तौर पर आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑपोजिशन की तरफ से कैसा आने वाला है? क्या कोई वकला तहरीक की तरफ आप देख रहे हैं सूरत हाल? आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं समझता वो वकला तहरीक चलेगी। और वकला तहरीक क्यों चले? ये अख्तियार पार्लियामान का आइन को अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियार उनको देता है और वो अख्तियार पार्लियामान के मेंबर ने इस्तेमाल किया। किस बात की तहरीक का कोई जवाब नहीं। अच्छा, ये जो तनकीद की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिस तरह तकर्रुर होगा, एक पार्लिमानी कमेटी करेगी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये अदलिया का गला घोटने के मुतरादिफ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस सूरत हाल को? देखिए जी, मेरा ख्याल है उनको मेरा ख्याल है कम इल्मी है उनको। दुनिया में कहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट जो है जजेस खुद करते हैं। ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। बरतानिया में देख लें, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देख, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सेनेट उनको अप्रूव करती है। तो ये वकला जो है घर बैठे ये अपनी मोतबरी कैसे जमाने शुरू कर रहे हैं कि जनाब ये इख्तियार आपको दे दिया जाए। पाकिस्तान का आइन कहता है कि स्टेट की रियासत की अथॉरिटी है वो मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। सारी दुनिया में जजेस की अपॉइंटमेंट देख लें, रिमूवल और अपॉइंटमेंट पार्लियामान के पास है। तो ये किस बात की तहरीक चलाना चाहते हैं? जी नैयर साहब, ये बताइएगा कि ये आईनी तरमीम लाने की को मतलब ज़रूरत क्या पेश आई थी, क्यों पेश आई थी? देखिए, ये पिछले कुछ 1.5-2 महीने से बहस चल रही है। टाइम एंड अगेन मीडिया एक क्वेश्चन करता है, उसकी बड़ी वजाहतें चेयरमैन तहवल दे चुके हैं, बाकी लीडरशिप दे चुकी है कि वो नेपोटिज्म चल रहा था 1996 ऑनवर्ड, और पर्टिकुलरली इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के बाद जितने लोगों की अपॉइंटमेंट थी वो देख लें, किन लोगों की अपॉइंटमेंट थी, किन चैम्बर्स के लोग बैठे हुए थे, फेवरेटिज्म चल रहा था। तो उस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्होंने इनफेक्टिव कर दिया। ये जरूरत थी। दुनिया में मुझे बता दें जज अपॉइंट करता हो। जी, ये बताइए नैयर साहब कि ये देखिए, बात ये की जा रही है ना कि अभी अगर पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी तो मुझे बताएं कौन चीफ जस्टिस हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत एक साइल बन के जाती है। 95% केसेस ऐसे होते हैं कि हुकूमत साइल होती है। आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? नहीं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, मैंने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश की है, तो उसके ये साथ अमेरिकन उसके हालात वाकयात में कॉन्स्टिट्यूशन बात हो रही। नहीं, हालात वाकयात में पाकिस्तान के 200 हालात साल की हिस्ट्री है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सेनेट अप्रूव करती है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि नेपोटिज्म खत्म होगा, तो उसका जो बिल्कुल खत्म होगा। नहीं, उसमें हम ये कह रहे हैं, नेपोटिज्म की जो बात आपने की ना, उससे ही मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी तो चीफ जस्टिस हुकूमत साइल बन के जाती है वो मुतादिद केसेस में चीफ जस्टिस के पास। तो अगर किसी चीफ जस्टिस से हुकूमत नाराज होगी, वो जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबर्स नाराज होंगे, तो उसका तो अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के तौर पे होगा ही नहीं। कैरेक्टर की बात है ना, तो मतलब यही मैं कह रहा हूं, तो उसमें भी तो दुनिया में मुझे pick and choose बता हो दो सकता है। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी है ना सर, लेकिन नहीं, पर दुनिया खुदा की वही तो नहीं आती आजकल के जजेस के लिए। दुनिया में तो सर रूल ऑफ लॉ भी है ना, दुनिया में तो बहुत सर कुछ देखे, हो रहा है दुनिया सर। में बुनियादी यहाँ पे भी काम किसने करना है? बुनियादी आपने- आइन- हमने करना है ना। बिल्ड योर कैरेक्टर। सर सुबह 4 बजे आईनी तरमीम पास होती है हुई है पार्लियामेंट में, तो सर थोड़ा सा कहीं hasty नहीं लग रहा है। होती, अमेरिका में भी नहीं होती सर। क्या नहीं होती? सर सुबह 4 बजे। ये टाइमिंग लिखे हुए हैं कि किस वक्त इजलास होगा। वो तो सर- रेड द कॉन्स्टिट्यूशन सर वो तो किसी भी मेंशन के जी रात को इजलास नहीं हो सकता। अच्छा सही है सर, ठीक है, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप वजह फरमा रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। अच्छा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी हमारे साथ है। काफी थोड़ा सा वो पता नहीं बात का पूरी रात जागे हुए हैं, पूरी रात जागे इसलिए। हुए हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि हम तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो पॉसिबिलिटीज हैं उनकी बात कर रहे पढ़ाई हैं। नहीं करके आए हैं। हाँ नहीं तो अच्छा, यूएस का जो मामला है ज़ाहिर है वो तो एक बड़ा मुख्तलिफ है, यूएस और पाकिस्तान की जो सूरत बिल्कुल, हाल आई है, मीन जो देयर इज नो हालात वाक़यात है, कंपैरिजन, कोई हाउ कैन comparison दे नहीं है। कंपेयर दिस टू यूएस, यू नो तो देयर इज अ खैर लॉट। ये सारी सूरत हाल बन के सामने आई, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया। तो एक ब्रेक हमने यहाँ पर लेनी है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत डांट का यार।
नाजरीन, अब थोड़ी यूएस इलेक्शंस की बात कर ली जाए। 2 हफ्ते में यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं। बिल्कुल, दुनिया की नजरें अमेरिका पर है। सदारती इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर क्या वो बनते हैं या फिर नहीं है, बड़ा एक सवालात है। तो यूएस इलेक्शन पर देखें, थोड़ा सा हमने एक पैकेज भी बनाया है। पैकेज पहले देखते हैं और उसके बाद हो क्या रहा है वहाँ पर, किसकी पोजीशन मुस्तहकम है और कौन वीक जा रहा है। तो ज़रा पैकेज देखिए पहले। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, फैसला अमेरिकी वोटर 5 नवंबर को करेंगे। इब्तिदा में ये इंतखाब 2020 के सदारती इंतखाब का रीमैच लग रहा था, लेकिन जुलाई में सूरत हाल ने पलटा उस वक्त खाया जब सदर जो बाइडेन ने इस दौर से दस्तबरदार होते हुए नायब सदर कमाला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस इंतखाबात का नतीजा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर बनाएगा या अमरीकी तारीख में पहली बार कोई खातून सदर बनेंगी। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, इंतखाबी जायजों और राय आमा में तब्दीली आ रही है। सितंबर के सदारती मुबाहिसे के बाद कमाला हैरिस की अपनी हरीफ पर मामूली बरतरी सामने आई थी और उनकी बरतरी 2.5% से बढ़कर 3.3% तक पहुँच गई थी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये फर्क कमाला की मकबूलियत में इजाफे से ज्यादा ट्रंप की मकबूलियत में कमी का नतीजा है। अमेरिका में 7 रियासतें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इन्हें स्विंग स्टेट भी कहा जाता है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रही हैं, लेकिन ट्रंप ने सन 2016 में इन्हें सुर्ख रंग में रंग दिया था, लेकिन बाइडेन ने इन्हें 2020 में दोबारा हासिल कर लिया था। तो पहली बार कोई खातून वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में ओहदा आएगा। तो ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर रीमा शौकत साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा कि पहला सवाल यही कि अमरीकी इंतख़ाबात में ट्रंप दूसरी बारी ले पाएंगे या फिर अमरीकी तारीख में पहली बार कोई खातून सदर बनेगी। जायज़े और राय आमा इस वक्त क्या कह रही है वहाँ? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए और शामिल गुफ्तगू करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मरतबा जो साबका सदर ट्रंप है वो दूसरी मरतबा अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं और उनके मुकाबले में हमें कैमला हैरिस जो है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर उभरती हुई नज़र आ रही हैं। जब इनिशियली ये सारी कैंपेन्स शुरू हुई तो उस वक्त यही ख्याल किया जा रहा था कि जो बाइडेन जो कि अमरीकी जो इंतखाब का या इलेक्टोरल प्रोसेस है वो जो भी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होते हैं उनको 2 मरतबा इंतखाब या इलेक्शंस लड़ने का, इंतखाबात लड़ने का मौका फराहम करता है। लेकिन जो बाइडेन की जो इनिशियल स्पीच हमने देखी और कुछ हमने देखा कि जिस तरह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया उनकी सेहत के हवाले से, उसके बाद से कैमला हैरिस जो हैं वो हमें बतौर ख़ातून उम्मीदवार फ़िलहाल के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो स्पीचेस हैं, जो तमाम इस वक्त हमारे पास अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस पर एक बड़े एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट के तौर पर हमारे सामने आई हैं। देखिए, हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो अमेरिकी इंतखाबात हैं वो डोनेशंस जो इससे पहले जो प्री इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं उसमें भी हमने देखा कि जो कैमला हैरिस हैं वो अपनी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी हैं। उन्होंने ठीक ठाक किस्म के डोनेशंस वहाँ पर इकट्ठे किए हैं बिफोर द इलेक्टोरल प्रोसेस, और ये अमरीकी इंतखाबात का एक तरह से हिस्सा है कि वो आवाम में जाते हैं और बज़ाहिर जो आवाम की सपोर्ट है वो इस वक्त डेमोक्रेट्स या कैमला हैरिस के साथ नज़र आ रही है। ख़ास करके अगर देखा जाए तो हमें बड़े पॉपुलर आर्टिस्ट जो हैं वहाँ पर अमेरिका में वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हुए नजर जी। हमने भी पिछले दिनों आर्टिस्ट अपने ट्विटर के ज़रिए कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि रीमा जी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ कॉल, बहुत क्लोज इनका कंपटीशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस कुछ चंद ही पॉइंट से आगे पीछे होंगे। तो क्या हम इन पोलिंग्स पर एतमाद कर सकते हैं? इस वक्त जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान मुकाबला जो चल रहा है वो तो हमारे सामने ही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो इज़राइल ईरान स्पैट है दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियल डिटर्मिनेंट फॉर अमेरिकन इलेक्शंस, बिकॉज एक तरफ हमें जो डेमोक्रेट्स हैं या कैमला हैरिस की जो पार्टी है वो हमें इज़राइल के साथ खड़ी नज़र आती है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि अमरीकी अवाम की तरफ से कहीं ना कहीं ऑफ एंड ऑन इसराइल के इन हमलों की और जो गज़ा को एक
एक साल गुजर गया, उसके ऊपर मुस्तकिल कहीं ना कहीं उनकी सेन वॉइसेस या जो उनके सेन हल्के हैं उनमें तनकीद भी इस पर नज़र आती है। और ख़दशा ये भी जाहिर किया जा रहा था कि रिपब्लिकन्स या जो ट्रंप की पार्टी है उनकी तरफ से भी एक इब्हाम या इसका इजहार किया गया था कि अगर ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करता है और इसराइल उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है तो वो किसी न किसी तरह डेमोक्रेट्स को या अमरीकी अवाम को या अमरीकी हुकूमत को प्रेशराइज़ करने में कामयाब हो जाएंगे गाज़ा की सिचुएशन के हवाले से। दूसरी तरफ हमें कमला हैरिस ये भी बात करते हुए नज़र आती हैं कि देखिए अगर इसराइल जो है जी बिल्कुल। रीमा बताइएगा, 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ किस की बर्तरी हासिल होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको हम भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और बाकी दुनिया भी उसी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ भी करती है कि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो कितनी अहमियत की हामिल है, चाहे वो साउथ एशिया के हवाले से बात कर ली जाए या फर्दर आप इसको एक्सटेंड करते हुए मशरिक़ वस्ता तक ले जाएं। देखिए, जो भी अमरीकी सदर जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आएंगे, जो भी पार्टी आती है रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स, मेरा ख्याल है कि वो पहले अपनी जो परसेप्शंस या इम्प्रेशंस जो बिल्ड की गई हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, उनके बजाय पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंस पर डिलीवर करना और उसको जो है सामने लाने के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे बजाय इसके कि जो है जी, तो ये देखना होगा, बिल्कुल ये देखना होगा कि कैसे यानी अमरीकी अवाम किस पर अपना ट्रस्ट जाहिर करते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे अपने उन पाकिस्तानियों से जो मुल्क से दूर हैं लेकिन हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। हमें ज्वाइन किया है आसिम महमूद ने, अल्फ़ा प्लास्टिक मल्टीनेशनल ग्रुप, करंटली वर्किंग इन KSA खोबार। जी, तो अस्सलाम वालेकुम आसिम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ये जो सेक्टर है जहाँ पे आप काम करते हैं, क्या आप और भी पाकिस्तानियों की वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए और शामिल गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले आपको और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली। बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ड्यू टू 2030 एक्सपो और 2034 फुटबॉल की वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस क्या होते हैं, जो बंदा नया आता है तो हर कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है उसको हायर करने के लिए। तो सबसे पहले हर कंपनी के अपने कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, तो आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 जो है अगर किसी के बॉक्स टिक हो जाते हैं तो कंपनी उसको शॉर्टलिस्ट कर लेती है। तो उसमें सबसे पहला जो प्रेफरेंस होती है वो लोकल एक्सपीरियंस होता है। तो लोकल एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट जो लोकल कल्चर होता है, जो रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लाइंसेस होते हैं, हर कंट्री के अपने अपने डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए लोकल एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाता है। और जो लोग लोकली एक्सपीरियंस नहीं रखते उनके लिए क्या है कि अगर कोई टैक्स एक्सपर्टीज़ है किसी के पास तो वो हाईली इन डिमांड है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है, स्पेशली इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन लाइक USCPA, USCMA, ACCA, तो वो भी हाईली इन डिमांड है। और अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो बिग फोर जैसे EY, डिलॉयट, KPMG, PwC, इन बिग फोर्स में एक्सपीरियंस अगर आपका है तो भी आप हाईली इन डिमांड हैं यहाँ पे। और जो ऑडिट फर्म्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि आर्टिकलशिप के बाद आपका एक्सपीरियंस हो। और जो इंडस्ट्री है वो इवन आपने आर्टिकलशिप भी है लेकिन बिग फोर का नाम है आपके पास, तो यू कैन। और आसिफ, पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं इस वक्त और जो वहाँ जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? कौन से रास्ते हैं या फिर आप अपने तय कैसे सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी को जो आना चाहते हैं?
जी जो है बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच करते हैं, तो मैक्सिमम मैं अपने तय कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी कुछ बहुत सारे जैसे यहाँ पे एक कम्युनिटी बन चुकी होती है, तो मेरा 13 साल मुझे यहाँ इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, तो जितने मेरे लिंक्स होते हैं मैं प्रेफर करता हूँ उनको रेफ़र करूँ। और प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से थोड़े से इश्यूज आते हैं, लेकिन उनके लिए मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अपने पास कोई ना कोई सर्टिफिकेशन रखें या अपने आप को टैक्स के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूव करें, टैक्स नॉलेज के अंदर, ठीक है। और लिंक्डइन एक बहुत ऑफिशियली एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए, तो मैं उनसे सजेस्ट करूँगा अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखें, ठीक है, और उसके अंदर मैक्सिमम अपनी टैक्स एक्सपर्टीज़ और अपने आप को जो है वो बिग फोर से किसी तरह से लिंक करें जी। और बाकी जितनी कोशिश होगी हम कोशिश करते हैं यहाँ आप पे लोगों करते की help करने रहेंगे लोगों की हेल्प करने के लिए। ज़बरदस्त। आसिम, लिंक्डइन के अलावा क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या यूथ है पाकिस्तान की आना चाह रही है, लिंक्डइन के अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट्स हो देखिए, गई या कोई जगहें हो गई? जी सर। देखिए जो लिंक्डइन के अलावा यहाँ पे एक expatriot.com है, उस expatriates.com है, वहाँ उस वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे आपको जितनी भी रेलिवेंट जॉब्स होती हैं वो मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है वो भी लोकली काफ़ी वेबिनार, सेमिनार्स और इस तरह के इवेंट्स भी रखती है, जहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाता है सही। या जो लोग इन्फ्लुएंस हैं इस इंडस्ट्री के अंदर उनको बुलाया जाता है बिल्कुल। ताकि मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट किया जा सके। बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू आसिम महमूद, आपने हमें वक्त और हमें आगाह किया उन सारे प्लेटफॉर्म्स के जो हमारे पाकिस्तानी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ज़ुएब, आपने मुझसे कुछ सवाल करना था। जी जी बिल्कुल। सवाल आपसे यही है कि अच्छी नींद के लिए, अच्छी सेहत के लिए यानी आप क्या कर सकते हैं ऐसा? अगर आप सेहत अच्छी चाहते हैं तो क्या अच्छी नींद आपकी होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़ुएब। एंड आई थिंक अच्छी नींद जो अगर हो वो एक अच्छे मैट्रेस के साथ हो सकती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम गलत तकिया रखते हैं या गलत मैट्रेस रखते हैं, तो आपको पता है कि दो किस्म के मैट्रेसेस की क्वालिटी होती है। एक होती है पॉलीथीलियन, जो आपकी उसमें थोड़ी सी पॉलीथीलियन मिली हुई होती है उस मटेरियल में, और उससे बैड स्किन हो सकती है, डिजीजेस हो सकती हैं, बिल्कुल, जिसमें दर्द का बायस बनते हैं, सांस और जल्द की बीमारियां भी इससे हो जाती हैं, और बुरी नींद होती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन से अप्रूव्ड कोई मैट्रेस लेंगे, वो पॉलीयूरेथीन से बनता है, उससे आपकी बॉडी जो है वो जो बॉडी मास और वेट एडजस्ट करता है वो उसी फॉर्म पे उसका इम्प्रिंट ले लेती है। तो दैट मीन्स कि वो बॉडी का वेट जो है वो मैट्रेस हर किस्म की एडजस्ट तकलीफ करता से है। आपको महफूज रखता है। इसलिए अच्छी सेहत और नींद के लिए अच्छा स्प्रिंग और दूसरा मैट्रेस जो होता है फोम का, वो खरीदे ताकि आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें और सुबह आ सकें। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Welcome back, Nazreen. This time check is for you to check if you have your coffee and your tea. बिल्कुल, हम तो enjoy कर रहे हैं, enjoying our coffee, yes. बिल्कुल जी। अब जी बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने वेट लिफ्टिंग करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नो दस्तगीर भट्ट हमारे साथ भी मौजूद है। साउथ अफ्रीका के सन सिटी में पाकिस्तान की गूंज है जनाब। पाकिस्तान के नो दस्तगीर भट्ट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में छा गए हैं और चैंपियनशिप में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे अपने नाम किए हैं नू दस्तगीर भट्ट। बिल्कुल, और नू की हमने पिछले दिनों जो ये अचीवमेंट थी सोशल मीडिया पे भी हर किसी ने उनको मुबारकबाद दी है। हम इन पर्सन उनको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नू, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी ये हार्ड वर्किंग और ये स्किल जो है वो पूरी दुनिया के सामने नज़र आई। सबसे पहले ये बताइएगा नो कि किन किन जो आपने कैटेगरीज है उसमें ये गोल्ड मेडल जीता है?
खैर मुबारक सबसे पहले तो, और आप सबका जो है ना शुक्रिया मुझे इतना ऑनर देने का। और मैं बताता चलूं कि मैंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग क्लासिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन की है, जिसमें मैंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लिया है। और कॉमनवेल्थ क्विक में मैंने 4 के 4 गोल्ड लिए हैं। और पावर लिफ्टिंग के बारे में बताता चलो जिनको नहीं पता कि इसमें 3 इवेंट होते हैं। एक में हमने करनी होती है स्क्वाट्स, और एक में करनी होती है हमने बेंच प्रेस, और एक में हमने करनी होती है डेड लिफ्ट। तो मजमूई तौर पे मैंने 870 किलोग्राम जो है वेट जो है वो लिफ्ट किया है, जिसके बिना पे मुझे जो है गोल्ड मेडल जो है मिला है। वो मिला है जी अच्छा, और ये बताएं कि सबसे मुश्किल हरीफ कौन था आपके सामने? मेरा जिनके साथ कंपटीशन था वो इंग्लैंड का लड़का था और एक श्रीलंका का था, जिनका मेरा लगातार कंपटीशन बड़ा सख्त चलता रहा है। और आगे भी उनके साथ ही चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियन था कॉमनवेल्थ का। तो उसको मेरा क्योंकि डेब्यू था पावर लिफ्टिंग में, तो इसलिए मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था पावर लिफ्टिंग में, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मुझे और मेरे मुल्क को जो है बड़ी इज्जत से नवाजा। जी नो, ये बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आपने शानदार परफॉर्मेंस दी है, हम आपको ओलंपिक्स में कब देखेंगे और ओलंपिक्स में आने के लिए क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए ओलंपिक्स में क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट जो है वो वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग का कहा जा रहा है कि 2028 की ओलंपिक में भी उसको इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अगर वेट लिफ्टिंग के रस्ते अगर इसी तरह बंद रखेंगे तो मेरा जो लाइफ का जो बड़ा पीक का टाइम है वो जो है वेस्ट होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी वेट लिफ्टिंग से स्विच करके मैं पावर लिफ्टिंग में, और मैंने पावर लिफ्टिंग में भी पहला टाइटल जो है अपना ले लिया। और मेरा अक्सर मकसद तो यही है कि पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड या ओलंपिक का मेडल दिलाना, चाहे वो फिर वेट लिफ्टिंग हो चाहे फिर वो पावर लिफ्टिंग हो। तो मैं इंशाल्लाह अपना मकसद 1 साल के अंदर इंशाल्लाह मैंने वादा किया कि मैं पूरा करूंगा कि पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड का टाइटल ला के दूंगा। तो अगर ये मेरे रास्ते से रुकावटें हटा दें, क्या रुकावटें नू, वो रुकावटों पे हम बात करना चाह रहे हैं कि आपको किस तरह हम बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो लगातार कोई पर्सनल इश्यूज और ईगो अपने की वजह से जो है ना मुझे उन्होंने रोक के रखा हुआ, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं मुझे करने दे रहे। और जब ओलंपिक से पहले 2 साल थे तो इन्होंने तब भी एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप्स पे जो मुझसे लड़के हारा हुआ मुझसे 10-12 बार, उसको जो है मेरी जगह भेजते रहे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हुए कि मैं किसी बॉडीज के साथ काम कर रहा हूँ, मैं इनलीगल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, जिनका उनके पास कोई सबूत ही नहीं है और ना ही उनके पास कोई प्रूफ है कि वो आके प्रूव कर सके। जी अच्छा, खैर ये तो आपके मसाइल हल हो, हम दुआ करते हैं। लेकिन आपने जब ये कॉमनवेल्थ में टाइटल जीता तो उसके बाद कितना पावर लिफ्टिंग की तरफ यंगस्टर्स मुतवज्जे हुए और कितना ट्रेनिंग करना चाहते हैं अब आपके साथ, और वो भी आपकी तरह नाम रोशन करना चाहते हैं? पावर लिफ्टिंग दरअसल एक बड़ी जबरदस्त सी गेम है, क्योंकि लोग जो है वेट लिफ्टिंग एक बड़ी टेक्निकल है और बहुत ही मुश्किल गेम है, तो लोग उसमें जितना जाना पसंद नहीं करते। तो जो पावर लिफ्टिंग है वो जरा थोड़ी सी समझ में जल्दी आ जाती है। तो लोग जो है यंगस्टर ऑलरेडी पाकिस्तान के जो मैं लाहौर या इस्लामाबाद के लोग हैं वो ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, और वेट लिफ्टिंग से ज्यादा जो है वो पावर लिफ्टिंग की तरफ लोगों की मतवज्जा है। और मेरा ख्याल है कि अब मैंने जब इसमें एंटर कर दिया तो मेरा ख्याल है कि मजीद इसमें जो है और लोग आएंगे। और मैं तो चाहूंगा कि अब ये इस गेम को जो है स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एसोसिएट किया जाए कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसमें नेशनल्स भी करवाए और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो खिलाड़ी हैं उनको जिनको इशू हो रहा है कि वो स्पॉन्सर्स लेके जा रहे हैं वो जो है ना इजीली इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कर सकें। बिल्कुल। अच्छा नो, ये बताइए इंटरनेशनली जब हम गेम्स देखते हैं उनकी बड़ी टेक्निक्स होती हैं जो चेंज होती रहती हैं वक्त फवक्तन, तो आप की टेक्निक्स में आप किस तरह इनोवेशंस लाते हैं? टेक्निक दरअसल जो वेट लिफ्टिंग जो थी वो बहुत ही टेक्निकल थी, और उसमें जो है ना आपको अगर आपकी टेक्निक खराब है तो आप जो है ना
जो वेट लिफ्ट कर भी रहे होते थे वो भी जो है आपसे लिफ्ट नहीं हो सकता। और पावर लिफ्टिंग जो है वो ज्यादा इसमें जो है वो पावर का जो है वो अमलदार 80% आपकी पावर चाहिए और 20% जो है वो आपको आपकी टेक्निक चाहिए। और टेक्निक भी जो वर्क है वो मेरे वाले साहब करते हैं, क्योंकि वो कोच का काम होता है। क्योंकि जो बंदा वेट लिफ्ट कर रहा था उसको नहीं पता होता वो किस तरह कर रहा है, लेकिन जो देख रहा होता है उसको ज्यादा पता होता है। तो जैसे आपने आपने कहा जैसे 80% पावर चाहिए, तो पावर के लिए तो आपकी डाइट बड़ी ज़बरदस्त होगी, यानी न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए या ज़्यादा खाते हैं आप? क्योंकि देखिए बॉडी साइंस भी तो है ना उसमें इन्वॉल्व, उसके बारे में बताइए थोड़ा। दरअसल स्पोर्ट्समैन की जो डाइट होती है वो बिल्कुल क्लीन होती है। उसमें सिर्फ ये होता है कि हम फजूल चीज़ें जो है वो इंटेक नहीं करते। हमें प्रोटीन कार्ब्स वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा जो है इंटेक करनी होती है, जिसमें हमारी पाकिस्तान की जो देसी खुराक है, जैसे आप बीफ कह लें, आप देसी अंडे, दूध वगैरह, हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कितना डेली बेसिस पे कैसे कितने अंडे खा लेते हैं, कितना प्रोटीन यानी चिकन कितनी? ये ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रेनिंग हैवी जा रही है, मतलब जिस तरह बिफोर कंपटीशन वीक 2 वीक पहले अगर आप का कंपटीशन आने वाला करीब है, तो फिर डाइट भी ज्यादा हो जाती है। इसमें ये नहीं होता कि आपने आज इतनी ही लेकर रहनी है, वो आप जितनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे आपको उतनी भूख खुद लग भी जाएगी। तो 12-24 अंडे हो जाते हैं या इससे ज्यादा? जी इतने अंडे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखे जाए तो हम जो छोटे वेट के कैटेगरी के वो ले लेते हैं। अच्छा, तो नो खाने में आप बताते हैं कि मुझे आज ये दिल कर रहा है खाने का, तो अम्मी से, वालदा से या बेगम से कौन बनाता है आपके लिए इतने शानदार खाने के आप जाके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उनकी रोटी और देसी घी से? दरअसल ये जो हमारे खाने बिल्कुल भी टेस्ट वाले नहीं होते, इसमें नमक मिर्च वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। और ये तो बड़ी हम दवाई की तरह जो है ना इसे खाते हैं कि बस इसे खा लें और ट्रेनिंग के लिए अपनी रेडी हो जाए। अच्छा, जबरदस्त। नो, ये बताइए अगला क्या कंपटीशन आ रहा है जिसमें हम आपको बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए देख सकते हैं? जी इंशाल्लाह दिसंबर में एशियन क्लासिक चैंपियनशिप है, और उसके बाद जो मेन जो टारगेट है वो है नेक्स्ट ईयर जो है वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप जर्मनी में होने जा रही है, और वर्ल्ड गेम्स भी चाइना में होने जा रही है। तो ये 3 जो है बड़े टारगेट हैं जिनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पाकिस्तान के लिए यहाँ पे जो है ना तीनों जगह पे जो है मेडल लेकर लाजमी हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड का टाइटल दिलाएं, तो वो चाहे वेट लिफ्टिंग हो चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने शो पे भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप यहाँ पे भी आके हमारे स्टूडियो में आएंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो जनाब ये सी जितनी भी आपकी चैंपियनशिप होने जा रही है, एशियन क्लासिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको, और अपना ख्याल रखिए, और जो इस तरफ आना चाहते हैं हेल्दी एक्टिविटी की तरफ, उनको भी जरा सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें थैंक यू दस्तगीर बट, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। भाई सोशल मीडिया पे तो ये छाए हुए थे अभी पिछले दिनों, और मैंने भी इनकी कुछ स्टोरीज रीपोस्ट करी तो इन्होंने लाइक की, या बहुत सारे इस तरह की वो जो 2 बच्चियां हैं। कंपटीशन भी देखे ना, बड़ा मजे का होता है, इंटरेस्टिंग होता है जब एकदम से आपका यानी पाकिस्तान का नाम भी, और फिर जब अनाउंस होता है बहुत कम वक्त में फैसला आ जाता है। बिल्कुल उसी वक्त जब हम वर्ल्ड गेम्स गए थे, स्पेशल ओलंपिक्स के वर्ल्ड गेम्स गए थे अभी बर्लिन, तो जब पाकिस्तानी हमारे वो दूर से नजर आ रहे होते कोच और एथलीट, तो ऐसे लगता है कि बस आप हैं स्टेज, बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, अब स्पोर्ट्स हो गया, अब थोड़ी आर्टिस्ट्री की बात हो जाए। बिल्कुल तो जी लीफ आर्टिस्ट हैं बाजोड़, कामरान खान नाम है उनका, उधर से ताल्लुक रखते हैं बाजोड़ से, और वो दरख्त के जो पत्ते हैं उन पे पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो क्या जबरदस्त उन्होंने ये देखने वाले दंग रह जाते हैं। बिल्कुल एक पत्ते पर तस्वीर बनाने में कम से कम आप देखें ना कि बहुत ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन ये कि वो कभी कभार थोड़ा जल्दी में भी वो बना लेते हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं। कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप तो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं भाई, जबरदस्त आप काम करते हैं। मुनफरिद आइडिया आपको आया कहाँ से कि पत्ते पर आप पोर्ट्रेट बनाएं? मुनफरिद असल में ये आर्ट पेंटिंग वगैरह ये चीज़ें मैं पहले से करता था तकरीबन बचपन से। तो फिर मैंने सोचा कि इस आर्ट को एक मुनफरिद बनाना चाहिए, इसे एक नया तरफ ले चलूँ, तो इसलिए मैंने फिर लीफ आर्ट स्टार्ट किया और काफ़ी सपोर्ट मिल गया इसके।
कटआउट्स है, यू नो, ही कट्स इट आउट, इट्स लाइक अ सिलुएट, कितना fine काम है। अमेजिंग। तो ये बताइए कि इस किस्म के कटआउट आर्ट के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई किस्म की कोई क्लासेस ली है? जी अभी तक तो मैंने कोई किस्म का ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया, मैं अपने से बगैर किसी उस्ताद के लीफ आर्ट में कर रहा हूँ। ये तो हमारी हैरानी है, हाँ, मजीद इजाफा इजाफा कर कर दिया कि दिया है। बगैर ट्रेनिंग के आप ये काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है गॉड गिफ्टेड है आप। ये बताएं कि पत्तों के अलावा भी आप पेंटिंग करते हैं वैसे, कहीं और कैनवस पे रंग बिखेरते हैं? पत्तों पर भी बनाता हूँ, ये तो लीफ ड्रॉप आर्ट है, और इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि पेंसिल स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह, ये ऑयल स्केचिंग, ये सारे मैं करता था बचपन से। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी, और इसके अलावा किस किस्म का काम करते हैं आप? इसके अलावा मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ पॉलिटिकल साइंस बीएस का, और साथ साथ मैं छोटा सा कारोबार भी करता हूँ। और अच्छा, एक और चीज़, मौजूदा दौर में तो ये है ना कि आप आर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसको मज़ीद फाइन करने के लिए और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, तो आप करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद आप ले रहे हैं इसमें? असल में आपको पता होगा कि लीफ आर्ट के लिए अब एक मशीन भी आई है चाइना से, जिसे लीफ पे जो है ना मशीन के जरिए लीफ स्केच बनाते हैं, तो इसके बदले में जो है ना लोग हैंड मेड पसंद करते हैं। जबरदस्त भाई, वी आर थॉरली इम्प्रेस्ड। अच्छा ये बताइए कि किसी एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया है? जी मैं इसका एग्जीबिशन भी करता हूँ, और बहुत से अभी जो है ना एक टूरिज्म इदारे उन्होंने भी कॉल किया है कि एक फेस्टिवल है, इसमें एग्जीबिशन आप अपना करना चाहते हो, तो उनकी तरफ से भी इनविटेशन आई। इस तरह मैं एग्जीबिशन भी इसका करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कामरान खान लीफ आर्टिस्ट हैं, और अगर हमें अभी ज़ाहिर सुन ही रहे होंगे, मुझे, मेरे और सरवत की भी एक बनाए आप, लीफ पर बनाएं, और हम यहाँ रखेंगे उसको, हम यहाँ फ्रेम करके राइज एंड शाइन में फ्रेम करके रखेंगे। बिल्कुल जी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाइएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। भाई ज़ुहैब, पैसे नहीं बचते, पैसे कैसे बचाए जाए? पैसे यूं आते हैं और यूं चले जाते हैं। पहली टेंशन ये कि पैसे कैसे कमाए जाए, कमाए कैसे जाए, कमाए कैसे। फिर सेकंड टेंशन है बचाए कैसे जाए। बिल्कुल, कि बचते ही नहीं। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि ऐसे पैसे आए और यहाँ से चले गए, बस यू आर द मिडिल मैन। हाँ बिल्कुल, तो समझ जनाब, बैंक अकाउंट भी खाली, सब खाली, सब कुछ खाली, सब कुछ खाली, दिल भरा हुआ होना चाहिए बस। इस पे एक बात करेंगे जी कि पैसे कैसे बचाए जाएं, इस पे एक छोटा सा पैकेज है, पैकेज देखें फिर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। पाकिस्तान में लोग पैसा कमाना भी चाहते हैं, मगर खतरा मोल लेने से भी घबराते हैं। लोग पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी कहां और कैसे कर सकते हैं? सरमायाकारी में बुनियादी अंसर रिस्क का होता है, और कहा जाता है कि ये रिस्क जितना ज्यादा होगा, मुनाफे का इम्कान और उसकी शरह भी इतनी ही बढ़ जाती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सेविंग अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, सोना या म्यूचुअल फंड्स नौजवानों के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है? सरमायाकारी कैसे शुरू करें? कितनी रकम से शुरू करें? क्या रियल एस्टेट में ज्यादा रिटर्न है या स्टॉक मार्केट में? सोने के जेवरात खरीदें या बिस्कुट? ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से राइज एंड शाइन में। भाई मैं मुंतजिर हूँ कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई हिकमत अमली ऐसी मिल जाए कि हम अभी बताते हैं आपको। मारिया आसिफ माहिर माशियात हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह ये सेविंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। भाई मायरा, ये बताइए कि पैसे किस तरह सेव किए जाएं? मैं और ज़ुहैब तो इसी परेशानी में रहते हैं कि पैसे आते हैं और यूँ चले जाते हैं। तो आप कोई मैजिक ट्रिक, कोई तो हमें तरकीब बताएं जिससे पूरा पाकिस्तान पैसे सेव कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम।
आज का सेशन ये कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे फर्दर कर सकते हैं और अपनी इनकम को फर्दर ग्रो कैसे कर सकते हैं। नॉट ओनली इनकम, हम अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम उनको अपने पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करके और सेव करके ऊपर पैसे कमा सकते हैं। तो आजकल हमारे पाकिस्तान में मिसकॉन्सेप्शन है कि यार गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद के रख लो, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। बेसिकली गोल्ड खरीदना इज़ लाइक ठीक है, आप खरीद सकते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गोल्ड पे आप उस पर पैसे फर्दर बना नहीं सकते, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है तो आप ऑफ कोर्स गोल्ड पे पैसे कमा सकते हैं, तो इट्स फाइन। अगर गोल्ड की प्राइस नहीं जाती, अगर 10 साल 5 साल बाद भी उसकी प्राइस बिल्कुल सेम रहती है, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो वो तब भी नहीं होती। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये है कि कमेटी सिस्टम कर लो सेविंग्स में, तो कमेटी सिस्टम भी इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि इस इन अ सेंस कि कमेटी में अगर आप आज 1 लाख की फॉर एग्जांपल अपनी कमेटी डालते हैं और आज से 10 महीने तक उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें आपकी जो पैसे होते हैं ऑफ कोर्स वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होते। तो करे क्या, मायरा करे क्या, ये बात है, करे क्या, ये दोनों चीजें तो हो गई। ओके, सो द थिंग इज दैट करना ये है कि आप अपने स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। कैसे करें, हम उस पर फर्दर चलते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, उसमें इन्वेस्ट करें, और इसके अलावा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्टॉक्स मार्केट अभी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, वैसे भी पास्ट जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की बहुत ज़बरदस्त रही है। तो स्टॉक्स में ये कि आप इजीली किसी भी बैंक, किसी भी ब्रोकरेज आओ, क्योंकि आप PSX में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये तो उनके लिए है ना, तो उनके लिए है ना कि स्टॉक में आप अगर लगाएंगे तो आपके पास कुछ पैसे होंगे तो लगाएंगे ना। हमारा तो हाल ये है कि आखिरी जो 10 दिन होते हैं, आखिरी महीने के 10 दिन हम इधर उधर से लेके चल रहे होते हैं और फिर पेट्रोल के पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए शुरू से, यानी कैसे अपनी, यहाँ जो लोग स्टॉक्स में नहीं कर सकते, देखिए शुरू में आपको थोड़ी तो सेविंग करनी पड़ेगी। लाइक एक होता है जिसे हम कहते हैं 50-30-20 रूल। तो 50-30-20 रूल इन अ सेंस कि 50% आपकी सेविंग, वो 50% ऑफ द इनकम आपकी जाती है बॉन्ड्स की तरफ, कि आपकी क्या, सॉरी नीड्स की तरफ, कि क्या आपकी रेंट हो गया, सब हो गया। 50% ऑफ योर इनकम आपकी उस तरफ जानी चाहिए, 30% आपकी नीड्स होनी चाहिए, हैंग आउट विद फ्रेंड्स हो गया और डिफरेंट आपकी नीड्स हो गई। बट 20% ऑफ योर इनकम आपको चाहिए कि आप अपनी सेविंग करें। अगर आपने एक साइकिल स्टार्ट कर दी तो नेक्स्ट मंथ ऑफ कोर्स अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास इनकम आना शुरू हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू है। 1 महीने भी आपने स्ट्रगल करके कुछ सेविंग कर ली, या आपने कमेटी चले डाली, आप फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट करें, आपने कमेटी डाली, कमेटी डाल के आपके पास 10,000 रुपये आ गए, 10,000 आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। स्टॉक मार्केट पे फिर आपका ऑनवर्ड्स रिटर्न आना शुरू हो गया। लेकिन कमेटी इज नॉट फॉर द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए वो नहीं है कि आप कमेटी सिस्टम के लिए डालें, क्योंकि उसमें आपकी इनकम कोई जनरेट ही नहीं हो रही है। बट येस, जो आपने पैसे कमाए कमेटी से, जो आपको मिले, अगर आपके पैसे सेव नहीं हो रहे, आप 1,000 रुपये महीना सेव कर रहे हैं, तो वो आप फिर स्टॉक्स में डाल दें। अच्छा मायरा, ये बताइएगा कि कभी कभार स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, तो दैट मीन्स कि आपके जितने भी पैसे डले हुए हैं वो क्रैश हो गए। इज दैट ट्रू? एग्जैक्टली। तो कितनी ज़रूरी है वुमेन के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस, कि वो अपनी सेविंग कैसे करें, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जब हम देखते हैं तो पैसे जो आते हैं वो चले जाते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है फॉर वुमेन स्पेशली? ओके, फाइनेंशियल अवेयरनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है वुमेन के लिए। पाकिस्तान में इसका रेट बहुत कम है। जो ख़वातीन हैं उनको बजटिंग नहीं पता, सेविंग्स नहीं पता, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हमें चाहिए कि कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में दे आर कम्प्लीटली अवेयर के किस तरीके से सेविंग करनी है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ अवेयरनेस उनको दी जाए, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इट्स क्वाइट ट्रिकी। उनके लिए मुश्किल है स्टॉक्स को समझना, म्यूचुअल फंड्स को समझना, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कि एक म्यूचुअल फंड्स का नाम होता है, म्यूचुअल फंड्स तो आपको कुछ नहीं होता। आजकल तो बैंक्स में इतना आसान है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में CNIC दें, सैलरी स्लिप नहीं है तो आप अपने जो भी घर में अर्नर है उसकी स्लिप दें, दैट्स फाइन, आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो उसमें भी आप मतलब पैसे बना सकती हैं। नहीं, एक ये तो स्टॉक्स की तो बात हो गई। प्रॉपर्टी में भी जैसे इंस्टॉलमेंट पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं आपको, तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। और देखिए बजटिंग जब आप कर रहे होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बताइए कि बजटिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ किन चीज़ों का, यूटिलिटी बिल्स आपने पे करना है, फिर आपने अपने जो मेडिसिन है उसका खर्चा,
जरूर निकालना है, फिर आपने ग्रोसरी करनी है, हो गई, बहुत जी। सारी चीजें ऐसी तो हो गई। ये कैसे प्रोसेस को जरा आप एग्जैक्टली जैसे मैंने मेंशन किया, मेरी लाइफ का एक रूल है 50-30-20। 50% ऑफ योर सैलरी और ऑफ योर इनकम, आप बिजनेस भी करें जो भी है, तो 50% ऑफ योर इनकम विल गो टुवर्ड्स योर नीड्स में आपका रेंट आ जाता है, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी बढ़ नहीं सकती आगे, ये मस्ट है। और इसके अलावा 30% ऑफ योर अर्निंग वुड गो टुवर्ड्स योर वांट्स, कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 30% ऑफ योर सैलरी और इनकम वुड गो टुवर्ड्स दैट। 20% आपकी जो इनकम है वो सेविंग्स में जानी चाहिए। अब सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको फर्दर ऑप्शन बताया, आप स्टॉक्स में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। रियल एस्टेट का मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि रियल एस्टेट में एक तो एक्सपेंसिव बहुत है। अगर एक बंदे की जॉब अभी लगे, अगर मैं उससे बोलूँ कि यार बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, DHM में ले लो, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत हेफ्टी अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर एक यंग है और जो एक विमेन है जिनको महीने के 1000 रुपये मिल रहे हैं किसी से या 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो उनके लिए ये वाइबल ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा अगर उनके पास पैसे नहीं बच रहे तो वो स्टार्ट ऐसे कर सकती है, कमेटी डाल के फिर वो सेविंग्स और स्टॉक्स की तरफ जा सकती हैं। या म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टॉक्स उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। म्यूचुअल फंड्स में लाइक पीछे पूरी फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को पूरी सिक्योरली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसमें रिटर्न्स भी बहुत हैं। आजकल तो बहुत अच्छे रिटर्न्स चल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के भी। राइट। अच्छा, और अगर बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसमें डाल लें, कोई नया बिजनेस कोई शुरू कर रहा है तो उसमें पार्टनरशिप कर लें। अच्छा, ये बताइए मायरा कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी से एजुकेट करें और किस एज पे एजुकेट करें? बिकॉज मेरे 2 बेटे हैं और फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 हमने 3 अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं, एक सेविंग का है, एक स्पेंडिंग का है और एक चैरिटी का है। कौन सी एज से बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ ले जाना चाहिए? अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट इवन फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, मतलब उनमें सेविंग्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं, बच्चों को नहीं बताया जाता कि सेविंग्स ऐसे करनी है या पूरे कोर्सेज नहीं होते। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उनको बचपन से ही और बिल्कुल इनके जब स्टार्ट हो रहे तो उनको सिखा दिया जाए। लाइक 6 और 7 ईयर्स इज मस्ट, कि वहाँ से बच्चों को अगर पॉकेट मनी अगर कोई दे रहा है तो एटलीस्ट उन्हें पता हो कि इतनी की मुझे चीज़ खरीदनी और इतनी मुझे अपने गुल्लक में जो बच्चे डाल रहे होते हैं ना पैसे, तो आप उसमें वो सेव कर लें। तो ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो सेव करें। मैं अगर अपनी एग्जांपल शेयर करूँ, आई रिसेंटली केम फ्रॉम द यूके, तो वहाँ पर ये था कि वहाँ पर बच्चों को ऐसा होता था कि अगर कोई उसकी मदर, मैंने देखा कि उसकी मदर ने उसको 10 पाउंड समथिंग कुछ दिए, तो 5 पाउंड उसने कहा कि आई एम सेविंग दैट 5 पाउंड फॉर द नेक्स्ट मंथ, कि मुझे टॉय लेना है, आप जब मुझे नेक्स्ट मंथ और देंगी तो मैं इसमें सेव करके फिर फर्दर ही खरीदूंगा। ही वॉज लाइक 5 years old, तो लाइक आई वाज लिटरली शॉक्ड कि उसको चीज़ें पता है। तो प्रायोरिटीज आप ये कह रही हैं कि बनाएं और अपने बच्चों को भी उस तरफ ले। थैंक यू सो मच मायरा, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना वक्त दिया। लेकिन मसला ये है कि 80,000 का मैं बजट बना रहा था, तो मायरा के मुताबिक 40,000 तो चले गए आपकी नीड्स में, यानी उसमें यूटिलिटी बिल्स आ गई, ग्रोसरी आ गए, 40,000। बिल्कुल ठीक है, फिर तो जो थोड़े से बच गए 4-5 रुपए आपके पास, उसमें से 3 रुपए का आपने फ्रेंड्स के साथ जरा वो कर लिया, चिल आउट करना है। ठीक है, बाकी 2 रुपए बच गए आपके पास, तो मतलब हो नहीं रहा कुछ भी, इधर उधर से घूम फिर के कुछ बात बन नहीं पा रही है। खैर वो तरीका सही है कि आप घर में जो अपना एक पिगी बैंक और वो जो होता है ना गुल्लक में थोड़ा करके डालते रहे और वो आने वाले वक्त पे दैट गुल्लक फॉर अडल्ट्स इज द बैंक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में ये फाइनेंशियल लिटरेसी बताएं और जब भी मैंने एटलीस्ट अपने बच्चों को हमेशा 3 गुल्लक ला के दिए, एक पे सेविंग है, एक पे चैरिटी है, एक पे एक्सपेंडिचर है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। सेविंग खुद ले लेती हैं उनसे। हाँ, जब वो बन जाते हैं ना, फिर लाओ मुझे दे दो बेटा। आज तक मेरे बच्चे ईद के पैसे मांग रहे हैं, अभी तक नहीं। वो कहती हूँ बैंक में। मुझे पता है किसी ने ईदी दी, आपको पता है हर माँ यही करती है। बच्चे को ईदी दी, किसी ने माँ की नजर है बच्चे की ईदी पे कि किसी तरह बच्चे से मैं पैसे लूं। वो खर्च जो है ना, क्यों ये जुल्म करती है आप? क्योंकि वो खर्च भी तो उन्हीं के ऊपर होते हैं, हमारी थोड़ी। क्या बात हो गई है? बच्चों जरा होशियार रहा करो, जब भी माँ तुम्हारे करीब आए, ईदी का वक्त आए, कोई पैसे दे, भाग जाओ, इधर उधर निकल जाओ। नहीं देने की जरूरत। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और जब अच्छी एज पे शादी होगी तभी ये सारी चीजें हो सकेंगी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे आने के बाद बेस्ट एज फॉर मैरिज क्या है उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक हमारे साथ।
बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं एक्सपर्ट से ऑन व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू गेट मैरिड। तो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ख़ास मेहमान। मोहम्मद ताशिफीन अंसारी रिलेशनशिप काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम ताशिफीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिज़ा शकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, 42 एज की उम्र में उनकी शादी हुई है। हाफिज़ मुज़म्मिल मालिक हैं, 25 एज की उम्र में उनकी शादी हुई है और 4 साल हो गए हैं माशाल्लाह शादी को। तो एक लेकिन हमने कुछ पैकेज भी बनाया ना कि क्योंकि ये बड़ी बहस चलती है कि भाई कौन सी सही एज है जिसपे आप शादी करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई पहले स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, कोई जॉब अच्छी हो जाए और फिर जॉब की अच्छी की तलाश में वक्त निकलता जाता है। मैच्योरिटी की क्या है, तो बड़े सवालात हैं इसमें, काफ़ी सवालात हैं जो हमारे पैकेज में भी है मौजूद। तो पैकेज देखिए और उसके बाद आइए। शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। जिंदगी भर के लिए बांधे जाने वाले इस रिश्ते के लिए बेहतरीन उम्र क्या होनी चाहिए? एक तहकीक के मुताबिक 20 साल के बाद शादी कर लेना दरमियानी उम्र में नींद का मेयार बेहतर और जहनी तनाव से बचाने में मददगार साबित होता है। साथ ही कबल अज़ वक्त मौत के खतरे से भी महफूज रखता है, मगर इसके लिए जरूरी है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक खुशगवार और अच्छा हो। अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी की तहकीक में मुहक्किकीन ने जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सी उम्र है जब शादी करना जोड़े के लिए बेहतरीन और ताल्लुक को देरपा बनाता है। तहकीक में हजारों अफराद की शादियां टूटने की आदात का जायजा लेने के बाद बताया गया कि 28 से 32 साल वो बेहतरीन उम्र है जब शादी के रिश्ते में बंधना इस ताल्लुक को देरपा बनाने में मदद दे सकता है। मुहक्किकीन के ख्याल में जल्द शादी करना इस ताल्लुक के टूटने के खतरे को बढ़ाता है, जबकि अधेड़ उम्री में जिंदगी भर का ताल्लुक भी कुछ इसी किस्म के खतरे की जद में होता है। दीन इस्लाम में बलूगत के बाद जल्द ही शादी कर लेने को पसंद किया गया है, अगरचे इसके लिए कोई उम्र मुख्तस नहीं की गई है। शादी में ताखीर के बड़े नुकसानात में से एक ये भी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो मैच्योरिटी और सोशल स्टेटस मसलन तालीम, रोजगार और आमदन में इजाफे की वजह से आपकी डिमांड भी तसव्वुराती बन जाती है। दूसरी जानिब कम उम्री की शादी का सबसे ज्यादा असर लड़कियों की सेहत पर पड़ता है, जिनको खूबसूरत कपड़ों, गहनों और दीदा जेब जिंदगी का लालच देकर उनके हाथों से कभी गुड़िया और कभी किताब छीनकर उन्हें एक तवील जिद्दोजहद और पुरअज़ियत जिंदगी की तरफ धकेल दिया जाता है। बड़े सो पॉइंट्स हैं, माशरे के बड़े तल्ख ये हक़ाइक़ भी इस पैकेज में आपने देखे। तो अब डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुज़म्मिल से सबसे पहले जानते हैं, 25 साल की उम्र में शादी की है, क्या दुख रहे हैं भाई, क्या मसले मसाइल हैं या नहीं हैं, खुश हैं आप? कहेंगे तो यही कि खुश हैं। और काम उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब शादी हुई थी? बिकॉज 25 साल की उम्र काफ़ी एक रिलेटिवली छोटी उम्र होती है, तो बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में शादी की जो रियल उम्र है ना वो आपकी 20 से 25 साल के ड्यूरेशन है। अच्छा। क्योंकि शादी का ताल्लुक होता है आपके सुकून से। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने 20 से 25 मैं तो मतलब बैडली फील करूँगा मैंने 25 में क्योंकि 20 में क्यों नहीं की, ठीक है, मुझे और पहले कर लेनी चाहिए थी। और आजकल आप देखें कि तलाक की शरह बहुत बढ़ रही है। द रीज़न इज़ बिहाइंड डैट के लोग देर से शादी करते हैं, मैच्योरिटी के पीछे भागते हैं कि भाई मैच्योर हो जाएंगे फिर हम शादी करेंगे। तो ज़िंदगी में सिर्फ मैच्योरिटी मिलती है, सुकून और मोहब्बत। तो वसाइल थे आपके पास इतने कि आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, वसाइल का ताल्लुक जो है ना ये कैपेसिटी और इससे हटकर होता है। मिसाल है, आपने अगर शादी करनी है ना, और जिस तरह आपने अभी पैकेज में देखा तसव्वुराती तौर पे लोग बहुत सारा डिमांडिंग हो जाते हैं और चाहते हैं कि भाई शादी को एक सौदा बना दिया है। तो जब आप शादी को एक सौदा बनाएंगे तो जो ज़िंदगी में आपको एक मतलब वो फिर ज़रूरी नहीं होता कि आपको विन विन चांस मिले, आपको नेगेटिव भी मिल सकता है क्योंकि आप एक सौदा कर रहे हैं, ठीक है। तो शादी का ताल्लुक होता है सुकून से, तो आप उस एज में करें जो इस्लाम ने आपको कहा है। क्योंकि 25 साल 28 साल आजकल का जो मतलब इन्वायरमेंट है, मोबाइल वगैरह हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, यूनिवर्सिटीज़ इधर उधर कहीं भी आप चले जाएँ, तो मतलब इतनी ज़िंदगी वो शादीशुदा से पहले गुजार चुके होते हैं कि जब आपको शादीशुदा ज़िंदगी मिलती है तो उसकी अट्रैक्शन बहुत ख़त्म हो चुकी होती है। फिज़ा, ऑन द कॉन्ट्ररी, let's see the other side of the story. Other side है, I mean, according to me, 30 is the best age to get married because आप mature होते हैं, you're financially stable, your studies have been completed. You got married at the age of 42. Kudos to that. How does that feel and what do you think कि इस एज में you are more settled या पहले हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था? थैंक यू सरवत। इशू ये है कि शादी मेरी लीस्ट प्रायोरिटी थी। मेरा फैमिली सेटअप भी कुछ ऐसा था कि nobody pushed me, right?
ना फादर ना मदर, मेरे जहन में ये था ही नहीं कि मुझे शादी करनी होगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा करियर इतना ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला, इतना ज़्यादा इंगेजिंग था कि मुझे कोई लैकिंग ही फील नहीं होती थी। सेकेंडली, मेरी जिन कॉलीग्स के साथ पार्टनरशिप थी, एसोसिएशन थी, वो बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मुझे वो कोई मेल डेफिशिएंसी भी फील नहीं हुई कि मैं किसी की याद में आए बढ़ती। तो इवेंचुअली ये हुआ कि वन फाइन डे जिन साहब से मेरी शादी हुई थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बिकॉज वो भी एक प्रोफेशनली हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। ही वॉज द वन हु परसुएडेड मी कि आई शुड नाउ गेट सेटल्ड एट लास्ट, एट लीस्ट, क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका। तो फिर मैं राग़िबी, वरना अगर वो खुद भी मुझे परस्यू ना करते तो शायद नहीं शादी। यानी कोई कमी आपके लाइफ में नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? सच अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, complete package है। was going very smoothly, so I'm a very bad example। अगर आपने not at all, not at all, in fact this is great, क्योंकि हमें हर पहलू नजर आता है इंसान का जिंदगी के। ताशफीन आप बताइएगा, ये तो देखिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने कहा कि भाई यानी 20 से 25 साल की उम्र में, फिर उन्होंने कहा कि उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। आप क्या समझते हैं, यानी थोड़ा सा फिजिकल नीड की भी थोड़ा बात करते जाइएगा, और फिर ये कि इमोशनल नीड भी कितनी होती है इंसान को, किस एज में ज़्यादा होती है, ज़रा इस पर रोशनी। देखें एक एस्पेक्ट तो जो मेरा प्रोफेशन भी इससे ही मिलता है कि द थिंग इज़ दैट वी नीड टू कंसिडर दैट आपका जो दिमाग है ना, योर माइंड, दैट इटसेल्फ फुली डेवलप्स एट द एज ऑफ 25। तो उससे पहले यू आर नॉट एबल टू अपनी फुल कैपेसिटी आप यूज़ कर ही नहीं सकते। तो एक तो हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी बात एक और ये है कि वेयर आई कम फ्रॉम, आई फील लाइक देयर इज़न्ट अ स्पेसिफिक राइट एज, बिकॉज हम कोई लाइक एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि हम एक रिसर्च करके कहते हैं कि ये एवरेज एज है। व्हाट आई डू थिंक इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि एक बंदे ने अपने आप को पहले खुद समझ जाए एंड इतना समझे, बिकॉज आई एग्री इन दोनों से थोड़ा थोड़ा कि यस एक लेवल का ये भी होता है कि थोड़ी सी रिजिडिटी बन जाती है, वह आपकी पर्सनैलिटी सोलिडिफाई हो जाती है। एंड द होल पर्पस ऑफ अ मैरिज इन माई ओपिनियन इज़ कि यार ज़िंदगी इज़ टफ इनफ, ओके, एक दिमाग इज़ नॉट इनफ टू हेल्प यू सर्वाइव दिस लाइफ, स्पेशली आज के ज़माने में, विच इज़ वाई यू हैव पीपल मैरिंग अराउंड 25, 24, and then you have people marrying much later around 40, because there's those two spikes where आपको एक नीड पड़ती है एक दूसरे दिमाग की, because in your mid-20s आप एक अपनी फ्यूचर बनाने चल रहे होते हो, और वो एक आप भले शादी नहीं करो, you still have one person you refer to, भले आपके वो वालिदैन हो, भले आपका कोई दोस्त हो, you need another mind to sort of reflect off of। और फिर 40 plus physical needs होती हैं where you need somebody to take care of you into the later stages of life। So these are two markers we can sort of think about as well। ताशफीन, मुझे ये बताइए एज ए रिलेशनशिप काउंसलर, जब आपके पास आते हैं कपल्स, तो आप उनको बताते हैं कि जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि 25 की एज तक तो डेवलप ही नहीं होती है ब्रेन। सो हाउ डू यू, जैसे अगर कोई छोटा कपल आ रहा है 25 बिलो 25, तो आप उनको क्या चीज़ें देते हैं, टूल्स देते हैं जो वो अपनी रिलेशनशिप में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये देखें, दी ओनली टूल, दो चीज़ें एक सक्सेसफुल कपल को चाहिए होती हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात कैसे कर रहा हूँ, उसका ये भी पॉइंट है कि मैं आपकी बात कितना अच्छा समझ भी पा रहा हूँ। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी बिल्कुल। एंड द सेकंड थिंग इज़ वेरी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, कि बिल्कुल कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर ये दो जवाब आपके मिल जाते हैं तो देन बाकी पार्टनरशिप है, और हर पार्टनरशिप में डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन अगर आप ये लोग चीज़ समझ जाएं तो एक जापानीज ट्रेडिशन है टूटी चीज़ों को ना जोड़ने का, सही है। तो एक अच्छा कपल गोल्ड के साथ जोड़ता है, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज एक इंसान का दिमाग ना एंटी फ्रैजाइल होना चाहिए कि टूट के रिपेयर कर सके, बिकॉज ज़िंदगी में आप खुशियाँ मिलेंगी लेकिन ज़्यादातर नुकसान भी मिलेंगे। तो यू नीड अ पार्टनर लाइक इन एनी का एडवेंचर, आपके साथ आपको पॉइंट आउट कर सके और आपको हील कर सके। दैट्स इट। अच्छा, आप बताइए, एक तो ये भी कहा जाता है ना कि भाई शादी आप करते हैं इसलिए क्योंकि आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है, और वो ड्राइविंग फोर्स आपकी बच्चे भी हो सकते हैं, फिर आपकी आगे चलकर नस्ल परवान चढ़ती है और वो आपका नाम। तो उसमें कहा यह जाता है कि भाई अगर आप 20-25 साल की उम्र में शादी कर लेंगे तो अपने बच्चों को सही उनका ब्रॉटअप होगा, नर्चरिंग उनकी सही तरह कर पाएंगे आप,
वालिद के लिए कहते हैं खेल सकता है उनके साथ ग्राउंड में जाके, लेकिन अगर 40-50 साल का वालिद है और छोटे बच्चे हैं तो मुश्किल हो जाता है। इस पर क्या कहेंगी? देखें, उसमें वही वाली बात है कि आपको स्प्लिट ओपिनियंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट मैरिज में एक नुकसान ये होता है कि फीमेल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, राइट? मेल्स की तो फिर भी, बट फीमेल्स, राइट? अब उसमें वही अगेन आपकी प्रायोरिटी का आपने प्रोक्रिएट करना भी है कि नहीं करना। अगर तो आपकी वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, तब तो आपको अपनी ज़िंदगी प्लान ही ऐसे करनी चाहिए कि आप उस रिप्रोडक्टिव एज में हों, अदरवाइज आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और उसमें फिर नुकसान वाली बात हुई है, पाकिस्तान में फीमेल एवरेज एज 67 है, मेल 64 है, तो इट सेज इट ऑल कि वो जो बर्डन है ना रेयरिंग अ चाइल्ड, वो फिर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली शायद उतने भरपूर तरीके से ना कर पाएं जितना आप यंगर मैरिजेस में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये होता है कि यू सॉर्ट ऑफ ग्रो टुगेदर, राइट? तो वो जनरेशनल गैप भी आपको इतना शायद नहीं फील होता, यू आर मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा एग्जैक्टली। बट लेटर लाइफ में बस फिर कपल ही होता है, देयर आर नो किड्स, राइट? हाफिज, ये बताइए आपके बच्चे हैं? समझ लें कि फर्स्ट मिसकैरेज हो गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से माशाल्लाह ट्विन्स हैं। और उनकी क्या एज है? नहीं, उम्मीद से हैं। उम्मीद से हैं। ओह हाउ नाइस। सो फादर टू बी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए हाफिज, जैसे फिजा ने कहा और बड़ी अच्छी आपने बात पिन पॉइंट की कि व्हेन यू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज यू ग्रो टुगेदर, यू स्ट्रगल टुगेदर, यू गेट टू नो ईच अदर टुगेदर। क्या आपके केस में भी ऐसा ही हुआ? क्योंकि अगर आपकी एज 25 थी तो आपकी बेगम की एज क्या होगी उस वक्त जब उनकी शादी हुई थी? यानी आपका यही थॉट होगी आपकी कि बच्चों के साथ ज़रा एंजॉय करना लाइफ। और ये एग्जैक्टली मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा है तो इंजीनियर बनना, ये सब तो हम सबका अपना अपना मकसद है, ठीक है? जब असल मकसद ये होता है कि एक जनरेशन बढ़े, ठीक है, आबादी बढ़े उस वक्त के हिसाब से भी और अभी भी। मेरे ख्याल में देखें, जब कम उम्र में शादी होती है ना आपकी, तो जो आप मिसाल के तौर पर मेडिकली भी देखें, 30 साल के बाद जो मतलब एक मेडिकली है वो आप वीक हो रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे होते। 20 से 30 साल के ड्यूरेशन में आप यंग होते हैं। अब आप मिसाल के तौर पर 20 साल की उम्र में शादी करते हैं तो मतलब आपके बड़े होते होते आपके सामने आपका बच्चा भी जवान हो रहा होता है, तो मतलब आपके बूढ़ा होने से पहले ही आपका बच्चा एक तैयार हो चुका होता है। मगर ये बताए ना हाफिज कि डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एज अ यंग पर्सन डिसीजन मेकिंग थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वालिदैन का एक अपना ओपिनियन होता है, ससुराल वालों का एक अपना ओपिनियन होता है, तो उस डिसीजन मेकिंग पे होल्ड कैसे करते हैं एट अ यंग एज? देखें, शादी जब आप कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली एक हुस्न क्रिएट हो जाता है, मोहब्बत क्रिएट हो जाती है, और ज़िंदगी दो लोगों ने ही आगे बढ़ के गुजारनी होती है। तो हम ये जो 5 साल 6 साल 7 साल का गैप दे रहे होते हैं, यकीनी तौर पे इंसान है, कहीं और वेस्ट होता है आपका टाइम, कहीं और इमोशंस आपके लगे हुए होते हैं, वक्त आपका ज़ाया हो रहा होता है। तो जब आप एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको आपके साथ आपका कहीं ना कहीं बैड एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ होता है, तलखी हो या धोखा हो या फरेब हो, तो फिर आप ये सोचते हैं कि अब जो नई ज़िंदगी शुरू हो रही है सामने से भी यही हो रहा होता है कि वक्त ज़ाया हुआ होता है, तो वो मोहब्बत यानी आपके मुताबिक। हाँ, अच्छा ताशफीन, आप कहिएगा, मैच्योरिटी की हम बात करते हैं तो क्या मैच्योरिटी एज के साथ आती है? क्योंकि बहुत से हमने लोग देखे हैं कि वो 25 साल की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि हालात व वाक़यात और वो जैसे मुआशरे के मसाइल से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनको चीज़ों को परखने का आ जाता है सेंस। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो फिर तो कोई एज ना हुई ना जिसमें आप टू अ पॉइंट यूर करेक्ट कि हम इसको कोरिलेशन कहते हैं कि दो चीज़ एक साथ सच हो सकती हैं लेकिन उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये चीज़ टाइम और मैच्योरिटी की बिल्कुल एक बात है कि आप कहीं भी एक बंदे को कितना भी टाइम दे दें, अगर उसने एक्सपोजर नहीं हो इंसिडेंट्स का तो फिर वो मैच्योर नहीं होता। मैच्योरिटी बेसिकली आप समझें कि दिमाग आपका जिम कितने साल हो गया, जितने साल जिम उसने वेट्स उठाए अपने उतना स्ट्रॉन्ग आपका दिमाग होगा, और अगर वो घर पे बैठा हुआ है और उसको कोई यूज़ नहीं हुआ है सो योर मैच्योरिटी इज ऑब्वियसली नॉट गोना बी दैट। रिज़ा, यू वुड लाइक टू ऐड टू दैट? देखिए, हम जब बात कर रहे होते हैं ना, हम बिल्कुल एक अर्बन पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि हमारे पास जो रेशो है आबादी का वो ज़्यादा रूरल है, राइट? वहाँ पे आप देखोगे कि यंगर मैरिजेस एब्सोल्युटली ज़्यादा प्रिवेल करते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन। पंजाब में 15 years of age है, एग्जैक्टली सिंध में 18 years। एग्जैक्टली, इवन केपी के वगैरह भी। तो
अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे सरवर, तो हम ये देखेंगे कि शहरों के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट भी होता है मेल खासी लंबी उम्र तक, फीमेल्स भी उस तरह से डिपेंडेंट ही होती हैं टिल 22 इयर्स, तो उनकी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं होती, बिल्कुल उसके बाद करियर शुरू होना होता है, राइट। बट रूरल बैकग्राउंड में वो अपनी पेजेंट्री कर रहे होते हैं, वो टिलिंग ऑफ द लैंड कर रहे होते हैं, वो दुनिया भर का काम कर रहे होते हैं, चाहे लड़की हो, जानवर पाल रही होगी, कुछ और कर रही होगी, छोटी उम्र से 14 साल से, तो वो रिलेटिवली दे आर मोर एक्सपोज टू द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, बिल्कुल एज कम्पेयर टू द अर्बन क्लास, राइट। तो ये भी हमें जरा तो नतीजा यानी इसका क्या निकला कि रूरल एरियाज में क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो फिर जल्दी शादियां और उनकी शादियां आप देखो कि लॉन्गर लास्टिंग है उस तरह से कि उनके पास बच्चों की एक फौज भी तैयार हो गई है, वो खुद भी इकोनॉमिकली थोड़ा इंडिपेंडेंट है। There is a lot of difference. अच्छा, आप तीनों बताएं, एक्सपोजर की वजह से एक तो फायदा तो होता है, इंसान को अवेयरनेस आती है, लेकिन क्या एक्सपोजर नुकसानदेह भी होता है? ज्यादा एक्सपोजर अगर हो जाए तो फिर कॉन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो जाता है, क्या ऐसा है? आपने केसेस इस तरह के देखे? बिल्कुल, बिकॉज आप डिसेंसिटाइज एक तो हो सकते हो एक्सपोजर, ज़्यादा एक्सपोजर से या आप डर भी सकते हो। सो अ लॉट ऑफ लेट्स से पीपल नाउ डेज मैनेजर्स पर क्यों जाएंगे? बिकॉज लोग उन घरों में पैदा हुए हैं जहाँ पे माँ बाप के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर देयर लाइक मुझे शादी तो या तो करनी नहीं है, या तो मैं बहुत लेट जाके करूँगी जब मैं खुद इंडिपेंडेंट हो सकूँ। एक को इस सेंस में अगर बात करें, एक को कहते हैं ना शादी में, ये भी एक थॉट है कि सब में से एक को होना पड़ता है और दूसरे को जरा अकोमोडेटिव होना पड़ता है, एक को जरा ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, जब एक्सपोजर ज्यादा होता है या दोनों जॉब कर रहे होते हैं, दोनों प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, तो एडजस्टेबिलिटी जरा कम हो जाती है। ये ऐसा है, ये तजुर्बे में आया आप लोग? देखें, आई थिंक ना इस कल्चर को थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शादी आप समझ लें कि 20 से 25 साल की उम्र में भी आप कर लें, लेकिन कल्चर एक ऐसा रिवाइव करें कि अगर मियाँ बीवी साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, शादी के बाद पढ़ना भी चाहते हैं, जॉब्स भी अगर करना चाहते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ें, तो वो लाइफ भी आपकी बहुत मैच्योर हो जाती है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। जो मतलब आप कहीं और एंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपने घर में ही अपनी शरीक हयात के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। तो आई थिंक ये जो गैप आता है ना, ये जो 5-6 सालों का, तो वो आपकी ज़िंदगी कहीं और गुजर के वो फिर जब मियाँ बीवी का जो असल रिश्ते का आगाज़ होता है, वो बड़े बैड एक्सपीरियंस के साथ हो रहा होता है। आई थिंक इस कल्चर को दुरुस्त करें। हमने बहुत दफा स्ट्रोप के जरिए भी बात की है कि मैरिज काउंसलिंग शुड नॉट कम आफ्टर द और प्रॉब्लम्स हैव सर्फेस्ड, इट शुड कम बिफोर। भाई थैंक यू सो मच ताशफीन आपका कि आपने हमें टाइम दिया, फिजा आपका एंड हाफिज आपका कि आपने इस बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू पे बात की हमसे और अपनी एक्सपर्टीज बताए। मुझे और जुहेब को इजाज़त दीजिएगा, कल हम फिर अपना फीडबैक जरूर सोशल मीडिया पे दीजिएगा, इस टॉपिक पे जरूर कैसी बात रही। अभी भी देखे इसमें तशनगी है, क्लैरिटी अभी भी मुझे नहीं आई है कि भाई कौन सी एज है। वो कौन सी एज में शादी हुई? मेरी कौन सी एज में हुई थी? मैं अभी 40 हूँ, तो 9 साल पहले 31 के थे आप? 31 का था मैं। बिल्कुल, तो हो गई। मेरी हुई थी 27 में शादी, सो आई एम 41 नाउ। नहीं 20 साल थोड़ी हुए, सॉरी 31 में हुई होगी शादी। जबरदस्त। तो आपकी मेरी तकरीबन एक ही टाइम पे शादी हुई है। सो गाइज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कल फिर मैं और जुहेब हाजिर होंगे नए न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।